हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल यूटिलिटी का टॉपिक लाया हूं। आज हम बात करेंगे बलून एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये एक्चुअल में क्यों डिफरेंस है इसमें और क्या फ़ायदेमंद है, क्या स्टेंट एक्चुअल में जो मेटल है स्टेंट का वो बॉडी में नुकसान करता है, क्यों ये लोगों में कॉमन मिसकंसेप्शन है कि स्टेंट जो है वो बॉडी में जाएगा तो नुकसान करेगा, लंबे समय तक वो पेशेंट को परेशान करेगा, वो मेटल नहीं जाना चाहिए। इसलिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं साहब स्टेंट मत डालो, बलून एंजियोप्लास्टी कर दो, बलून से खोल दो। बलून से नहीं खुलेगा क्या साहब, स्टेंट क्यों करना ज़रूरी है? इस तरह की बातें लोग काफ़ी करते हैं। मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है और जो लोग इस तरह के मिसकंसेप्शन फैलाने से जिन लोग को फ़ायदा होता है वो इस तरह की भ्रांतियाँ और फैलाते हैं कि बॉडी में मेटल जाएगा तो नुकसान करेगा। ये जो मेटल है वो पेन की रिफ़िल के बराबर है और वो पेन की रिफ़िल में जो स्प्रिंग होता है बिल्कुल वही स्प्रिंग को हार्ट में डाल दिया जाता है। इस तरह की बातें लोग काफ़ी करते हैं। ऑब्वियसली स्टेंट जो है वो पेन की रिफ़िल का जो स्प्रिंग होता है उसके जैसा होता है, स्ट्रक्चरली वैसा ही स्प्रिंग होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसके मेटल की टेक्सचर में और मेटल की इम्पोर्टेंस में। उसका मेटल की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके स्ट्रट की थिकनेस 60 माइक्रॉन्स होती है, यानी बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा फाइन होता है। बहुत तरह के टेक्सचर में और मटेरियल में उसको बनाया जाता है, लेज़र कटिंग की जाती है। तो ये डेफिनेटली वैसा मेटल तो बिल्कुल भी नहीं है। दिखने में भले ठीक है, आप समझने के हिसाब से साधारण भाषा में उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा होता है। पेन के रिफिल में जो स्प्रिंग होती है पुराने ज़माने में जैसा होता था, बॉल पॉइंट में स्प्रिंग, उसके जैसा समझने के लिए बोला जा सकता है, पर वही स्प्रिंग डाल दिया जाता है, ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल थिंग जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये उससे बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी रहती है। बिल्कुल ही डिफरेंट मेटल टेक्सचर रहता है, बहुत ज़्यादा एडवांस वे में इसको बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा तरह से इसको स्टरलाइज किया जाता है, बहुत सारी रिसर्चेज इसके ऊपर होती है। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 100 रुपये का वो मेटल का स्प्रिंग है, वो स्टेंट का कॉस्ट अगर 10,000 है या 30,000 है तो वो सेम चीज़ होगी, 100 रुपये का स्प्रिंग कोई डाल देना चाहिए या 20 रुपये का स्प्रिंग कोई डाल देना चाहिए। तो डेफिनेटली आप कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट कोई पेन की स्प्रिंग को आपके हार्ट में डाल देगा तो ये तो सोचना ही बेवकूफ़ी वाली बात है, पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ होता है। सोचने के लिए, साधारण भाषा में समझने के लिए कोई इसको कह सकता है कि ये पेन की जो स्प्रिंग होती है उसके जैसा होता है, वही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एडवांस है। अगर आप चाहें तो किसी स्टेंट की फैक्ट्री जो काफ़ी कॉमनली है इंडिया में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कितनी एडवांस वे में इसको बनाया जाता है। आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जो कॉमन भ्रांति है, लोगों का मिसकंसेप्शन है कि बलून एंजियोप्लास्टी और स्टेंट में क्या डिफरेंस है और क्या स्टेंट एक्चुअल में बॉडी को नुकसान करता है और लंबे समय में अगर ये बॉडी के अंदर रहे तो क्या बॉडी उस मेटल को रिएक्ट करती है, इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसे एंड तक देखिए। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा करने से हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी। आते हैं आज के टॉपिक पर। बलून एंजियोप्लास्टी पुराना कॉन्सेप्ट है। पहले ज़माने में जब ग्रुनज़िक ने 1979 में एंजियोप्लास्टी का कॉन्सेप्ट लेके आया था, तब स्टेंट्स नहीं अवेलेबल थे। तब उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लेके आया था कि आप इतने पहले, उससे पहले तो हार्ट ब्लॉकेज के लिए चाहे वो 50% 80% कुछ भी हो, सबके लिए ओपन हार्ट सर्जरी ही की जाती थी, बाईपास ही किया जाता था। ग्रुनज़िक को ये लगा कि ये इतना ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसको करने का मतलब नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये ब्लॉकेज या कचरा जो नली के बीच में है उसको हम बलून से फुला के साइड में कर दें तो वो कचरा साइड में चला जाएगा। मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो कचरा नली के अंदर प्रोट्रूड कर रहा है, लूमेन के अंदर घुस रहा है, तो ब्लड के फ्लो करने को जगह नहीं मिल रही है। तो उसको काट करके बाईपास करने के बदले आप उसको बलून से अंदर से अगर फुला के खोल दें तो जगह बन जाएगी। इस हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। कुछ और पेरिफेरल आर्टरीज वगैरह में उन्होंने पहले ये करके देखा था, उन्हें थोड़ा सक्सेस मिला था, इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आया। तो पहले ज़माने में जब बलून एंजियोप्लास्टी का कॉन्सेप्ट लेके आया था तब स्टेंटिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए उस ज़माने में बलून एंजियोप्लास्टी किया जाता था। पर उन्होंने जब ये किया तो ये पाया कि अगर आप सिर्फ बलून से अगर नली को फुला दें और कचरा थोड़ी देर के लिए साइड में हो भी जाएगा, तो जैसे आप बलून को बाहर निकालोगे, ऑब्वियसली आप बलून को तो अंदर छोड़ नहीं सकते, बलून तो पूरे कैथेटर से कनेक्टेड रहता है, तो इसी से वो फुलाया जाता है। तो आप जैसे ही बलून को डिफ्लेट करके बाहर निकालोगे, कचरा वापस बीच में आ जाएगा, क्योंकि नली तो इलास्टिक की मटेरियल की होती है, वो रिजिड पाइप जैसा तो होता नहीं है। अगर कोई मेटल की पाइप में आप बलून फुला के अगर उसको साइड में कचरे को कर दोगे तो वापस कचरा प्रोट्रूड करे ना करे, पर नली तो इलास्टिक की होती है, जैसे आप बलून को निकालोगे वापस वो अंदर घुस जाएगी, नली फिर से बंद हो जाएगी। तो 25 से 40% केस में ऐसा पाया गया कि नली कुछ देर में, चाहे वो 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 हफ्ता में
नली वापस से बंद होने का चांस हो जाता था 25 से 40% केस में। इसीलिए इनिशियल पीरियड में एंजियोप्लास्टी की टेक्नोलॉजी में ये एक तरह से अचलीज हील था कि सब परेशान हो गए थे कि यार ये टेक्नोलॉजी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही, हम बलून फुलाते हैं, जैसे बलून निकालते हैं कचरा वापस अंदर घुस जाता है। तो टेक्नोलॉजी उतनी सक्सेसफुल नहीं माना गया था क्योंकि ये बहुत बेसिक वे में उसको किया गया था और बहुत क्रूड थिंकिंग थी। हाँ, ऑब्वियसली कोई भी रिसर्च ऐसे ही डेवलप करती है, साइंस ऐसे ही डेवलप करता है कि सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसको इम्प्रोवाइज किया जाता है। तो इसको इम्प्रोवाइज जब किया गया तो लोगों ने पाया कि यार ये नली बार बार अगर अंदर दब रही है, कचरा बीच में आ रहा है, तो क्योंकि ना हम इसमें जाली फिट कर दें। अगर इसमें हम एक ट्यूब लगा देंगे तो ये कचरा अंदर नहीं बैठेगा। वैसे बलून के ऊपर हम एक ट्यूब लेकर जाएंगे और वो ट्यूब जब हम बलून को फुलाएंगे तो ट्यूब अंदर बैठ जाएगी और बलून को हम निकाल देंगे तो ट्यूब नली को वापस दबने नहीं देगा, कचरे को अंदर आने नहीं देगा। पर इसमें प्रॉब्लम ये आई कि ये नलियों से तो करोड़ों छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। अब अगर आपने कोई क्लोज ट्यूब या बिना छिद्र वाली ट्यूब को अगर वहाँ पे लगा दिया तो नली के इन ब्रांचेस में ब्लड कैसे जाएगा, क्योंकि हर लेवल पर नली में सैकड़ों ब्रांचेस निकलती हैं, कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है, करोड़ों माइक्रो चैनल्स होते हैं। अब अगर आपने क्लोज सर्किट का ट्यूब वहाँ पे लगा दिया तो ब्रांचेस में जो दीवार से कनेक्टेड ब्रांचेस है तो ब्लड जा ही नहीं पाएगा, वो सारी ब्रांचेस डेड हो जाएंगी, वो एरिया डेड हो जाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जाली बना देते हैं ताकि ब्लड उसके थ्रू जा सके लेकिन कचरा अंदर प्रोट्रूड ना कर सके, नली को वो बांध के रखे, यानी उसमें स्ट्रेंथ ऐसी हो कि नली को वापस दबने ना दे लेकिन ब्लड को प्रवाह को रोके नहीं। तो इस हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया था कि वहाँ पे जाली लगा दिया जाए। धीरे धीरे करके वो जाली का कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया गया। पहले इनिशियली जो जाली होती थी वो मेटल की तार से बनाई जाती थी और बलून के ऊपर कार्डियोलॉजिस्ट खुद ही उसको ग्लव से चिपकाते थे बलून पर और फिर स्टेंट को वहाँ लेकर जाते थे, बलून को फुलाते थे और निकाल देते थे। इसे हैंड क्रिम्प स्टेंट बोलते थे, यानी हाथ से दबा करके उस स्टेंट को चिपकाया जाता था। क्योंकि पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि स्टेंट पर बलून को कैसे चिपकाया जाए, आजकल तो सब मशीनों द्वारा होता है, लेकिन पहले ये टेक्नोलॉजी थी कि अभी भी कुछ तरह के स्टेंट्स में वैसा होता है जो थोड़े क्रूड फॉर्म ऑफ स्टेंट्स होते हैं, उनको हैंड क्रिम्प किया जा सकता है अभी भी, कि स्टेंट का जाली को आप बलून पर चिपका देते हैं, फिर बलून फुलाते हैं तो अपने आप बलून को खींच लेते हैं तो जाली अंदर बैठ जाती है। हैंड क्रिम्प स्टेंट्स पहले ज़माने में आते थे, अब उसका एडवांस वर्जन आता है। फिर धीरे धीरे करके ये टेक्नोलॉजी आई कि जब देखा गया कि जब मेटल हम वहाँ पे लगाते हैं तो बॉडी उसके साथ रिएक्ट करती है, 15 से 20% केस में या 25% केस में रीब्लॉकेज आ जाता है, यानी पहले का जो सडन बंद होने वाला प्रोसेस था वो कम हो गया। नली जो सडनली बंद हो जाती थी, ओक्लूड हो जाती थी, वो प्रॉब्लम कम हो गई, वो तकलीफ आना बंद हो गई। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम थी कि नली को जो मेटल डैमेज करता है उसकी वजह से रीब्लॉकेज 6 महीने में लगभग 20-25% में आने लगा। तो फिर केमिकल कोटेड स्टेंट्स बनाए गए। केमिकल कोटेड स्टेंट में बेसिकली उसको कुछ लोग कहते हैं कि दवा में डुबा के निकाल लिया। ऑब्वियसली इतना क्रूड नहीं होता, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस से उसमें केमिकल को स्प्रे किया जाता है और ये कोई साधारण टैबलेट को पानी में घोल के दवा में डुबा दिया वैसा नहीं होता। ये एक एंटी कैंसर ड्रग होता है। सिरोलिमस, एवरोलिमस, जोटारोलिमस, ये 3-4 तरह की केमिकल्स आती हैं। ये कैंसर के लिए पहले इन केमिकल्स को डेवलप किया गया था, लेकिन इन केमिकल्स में ये पाया गया कि वो अंदर जो रूज बनती है वो सेल्स के ओवर ग्रोथ की वजह से बनती है। तो ये केमिकल जब सेल्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा तो केमिकल स्टेंट को, जो रूज बनने की वजह से स्टेंट बंद हो जाता है तो वो रूज को, प्रोसेस को रोकेगा। पूरी तरह से तो नहीं रोक सकता, 5% फिर भी रीब्लॉकेज आता है, लेकिन ये केमिकल का कॉन्सेप्ट इसीलिए डेवलप हुआ था कि ये कैंसर के सेल्स को जिस तरह से बढ़ने से रोक सकता है, ओवर ग्रोथ सेल्स के जो रोक सकता है, उसी तरह ये ओवर हीलिंग का जो प्रोसेस है जिसकी वजह से नली रीब्लॉकेज हो जाती थी सादे स्टेंट में, उस एंटी कैंसर केमिकल को उसमें स्पेशलाइज तरीके से कोट किया जाता है। और डेफिनेटली ये तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि दवा के डुबा के निकाल लिया, वैसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक से इसको इतना स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में डाला जाता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़रा भी कम हुआ तो असर नहीं करेगी और कॉन्सेंट्रेशन ज़रा भी ज़्यादा हुआ तो रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए ये कितना अमाउंट में केमिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्टली मेटल में डाल दिया जाता है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। स्टेंट के ऊपर एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर लगाया जाता है, ये पॉलीमर के ऊपर केमिकल लगाया जाता है। तो पहले तो स्टेंट को पॉलीमर से कोट किया जाता है जो कि 4-6 महीने में डिसॉल्व हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। उसके ऊपर ये दवा को कोट किया जाता है, वो भी एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में किया जाता है। उसमें भी कुछ कंपनियां उसको स्टेंट के आउटर सरफेस पे कोट करती हैं, कुछ इनर सरफेस पे कोट करती हैं, कुछ दोनों सरफेसेस पे कोट करती हैं। तो ये काफ़ी एडवांस प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डुबाया निकाल दिया, ऐसा ये बेकार की कहने की बातें हैं। आई डोंट नो लोग किस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं, लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि ये बहुत एडवांस प्रोसेस है। इसलिए स्टेंट के केमिकल को या स्टेंट के मेटल से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।
ये एक रिसर्च द्वारा की हुई चीज़ है। पिछले 30-40 साल से ये रिसर्च अवेलेबल है। हमने खुद कई 25-30 साल पहले के पेशेंट्स देखे जिनमें वो स्टेंट लगे हुए हैं, उनको यूजली नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए ये मत मान के चलिए कि स्टेंट मेटल है वो नुकसान करेगा। इनफैक्ट 30 साल पुराना जब ये टेक्नोलॉजी आई थी उस टाइम के पेशेंट्स को भी नुकसान नहीं हुआ। तो आज तो वो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो गई। हर साल के साथ नए नए रिसर्च आ रहे हैं, नए तरह के स्टेंट, नए तरह के केमिकल्स, नए तरह के पॉलीमर्स, नए तरह का टेक्सचर केमिकल का, नए स्टेंट के डिजाइन्स, नए बलून के डिजाइन्स हर साल आ रहा है। इट्स अ मल्टी-मिलियन डॉलर इंडस्ट्री। हर साल इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे मोबाइल फ़ोन में हर 6 महीने में वो पुरानी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, उसमें कुछ नया आ जाता है, उसमें कोई नई चीज़ें आ जाती है। आज से 10 साल पहले जो पहले केमिकल कोटेड स्टेंट या 20 साल पहले जब इंडिया में आए थे, वो टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है। वो साइफर या जॉनसन जॉनसन के जो स्टेंट्स आते थे वो अब मार्केट से हट चुके हैं। अब बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी के नए तरह के केमिकल कोटेड स्टेंट आते हैं, उसमें रिजल्ट्स पहले के कंपैरिजन से काफ़ी अच्छे आते हैं। पहले ज़माने के ड्रग कोटेड स्टेंट में अराउंड 7 to 8% रीब्लॉकेज होता था, अब लगभग 2 से 3% चांस है। ये भी काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि स्टेंट लगाने से रीब्लॉकेज 30-40% हो जाता है, कंप्लीटली बकवास है। 5-7% रीब्लॉकेज का चांस है, वो भी इंटरनेशनल डेटा है। 100 लाइन से पेशेंट को, जिसमें अच्छे पेशेंट भी होंगे, बुरे पेशेंट भी होंगे, खराब डिजीज वाले पेशेंट भी होंगे, तो 5 to 7% रीब्लॉकेज का चांस होगा। सिंपल केसेस में रीब्लॉकेज का चांस 1 to 2% होगा, खराब केसेस में रीब्लॉकेज का चांस थोड़ा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेंट जो है बलून एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर का ही एक्सटेंशन है। बलून करके हम नली को फुलाते तो छोड़ नहीं सकते, नली कचरा वापस आ जाएगा, नली रिकॉइल कर जाएगी। इसलिए वहाँ पे स्टेंट लगाया का कॉन्सेप्ट आया कि स्टेंट वहाँ पे पकड़ के रखेगा और उसमें जो केमिकल की कोटिंग होगी वो रीब्लॉकेज को रोकेगा, इसीलिए स्टेंट ज़रूरी है। आज के डेट में बलून एंजियोप्लास्टी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसेस में किया जाता है जहाँ टेक्निकल कारणों से स्टेंट पॉसिबल नहीं है, स्टेंट घुसाया नहीं जा सकता या स्टेंट वहाँ पर प्रोट्रूड नहीं कर सकता कुछ कारणों से। क्योंकि कई बार क्या होता है, दीवारों में कैल्शियम अगर ज़्यादा होता है तो स्टेंट उसमें फंस जाता है। मेटल है ऑब्वियसली तो फंस सकता है, कैल्शियम से कोरोड हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो वैसे केसेस में ही, या बहुत पतली वेसल हो जहाँ स्टेंट रखने की जगह नहीं हो, या स्टेंट के मेटल के लिए जो एक्स्ट्रा जगह लगती है उतना लूमेन एरिया ना हो, तब ही सिर्फ बलून करके छोड़ा जाता है। उसमें भी आजकल ड्रग कोटेड बलून आने लगे हैं जिसमें बलून को ही हम डायरेक्टली फुला देते हैं और वो केमिकल नली के अंदर चला जाता है। तो वो, हालांकि बलून ड्रग कोटेड बलून थोड़ा सा इंफीरियर टेक्नोलॉजी माना जाता है, लेकिन वो भी तरह का टेक्नोलॉजी है जो डेवलप किया गया स्टेंट के बदले कुछ सिलेक्टेड केसेस में। पर ये सोचना बिल्कुल गलत है कि बलून एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग से बेटर है, ऐसा कोई डेटा नहीं है। इनफैक्ट 99.9% कार्डियोलॉजिस्ट बलून करके नली को नहीं छोड़ते हैं। माना जाता है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। कोई सिलेक्टेड केसेस में जहाँ सिर्फ बलून से बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया और स्टेंट का ज़रूरत ना पड़े, या बहुत यंग पेशेंट हो जहाँ आपको लगता है कि यार मेटल इतने समय में पता नहीं कोई वो करे, मेटल ना डाले तो काम चल जाए, वैसे केसेस में अवॉइड किया जाता है। रीज़न बीइंग कि बहुत ज़्यादा डेटा आज तक अवेलेबल नहीं है। स्टेंटिंग की टेक्नोलॉजी ही 25-30 साल पुरानी है, तो 100 साल बाद क्या होगा या 80 साल बाद क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आई ही 25-30 साल हुआ है। तो 50 ईयर्स डाउन द लाइन इसमें क्या होने वाला है, स्टेंट कैसा बिहेव करेगा, किसी को नहीं पता। पर मोर और लेस जो उस जमाने के स्टेंट लगाए हुए लोग भी आ रहे हैं, या दुनिया भर से जो हर एज के लोग जिनको स्टेंट लगाए जा रहे हैं, उनका डेटा जब देखा जा रहा है तो यही पाया जाता है कि स्टेंट में जो भी रीब्लॉकेज आता है पहले 6 महीने या 1 साल में आता है। 5 to 7% रीब्लॉकेज का चांस है। क्लॉटिंग का चांस 1% है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस जो है, क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो किया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। स्टेंट रीब्लॉकेज के लिए अलग वीडियो किया, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इंसिडेंस 5 to 7% ही होता है और एज ऑफ नाउ कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है कि आप सिर्फ बलून करके स्टेंट को छोड़ दें, नली को छोड़ दें। हर उस केस में जहाँ पे भी स्टेंटिंग फीजिबल हो स्टेंट करना ही चाहिए, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आज के टॉपिक में हमने ये बेसिक बात की कि बलून एंजियोप्लास्टी और स्टेंट में क्या डिफरेंस है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ बलून करके छोड़ दिया और स्टेंट नहीं किया तो क्या पेशेंट के लिए वो अच्छा है। डेफिनेटली पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। 25 से 40% केस में नली तुरंत बंद हो जाएगी, लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो स्टेंट ही करना चाहिए। और स्टेंट बॉडी को नुकसान करता है ऐसा कोई डेटा आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। जो लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ऐसा फैलाते हैं, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसके लिए आप चाहे तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल है। पबमेड में आप जो अमेरिका की साइट है उस पर आप सर्च करके देख सकते हैं, इंटरनेशनल डेटा अवेलेबल है। स्टेंट्स की टेक्नोलॉजी की रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा पब्लिश डेटा मिल जाएगा। पूरे दुनिया में ही ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली सारे लोग बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो फालतू के अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस में जाएंगे और साइंटिफिक चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। सारे दुनिया के लोग समझदार हैं और सभी लोग सोची समझी हुई चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि एज एन ऑडियंस आप भी समझदार हो, आप अपना दिमाग यूज़ करिए
और जो चीज़ें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या जो डेटा अवेलेबल है उसको समझ के उसको समझने का और उसको यूज़ करने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ें लोग कह देते हैं या लोग समझा देते हैं उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए आप वेरीफाई कीजिए, ये चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चाहे तो खुद से इनको पढ़ के समझ सकते हैं। मेरे टॉपिक का बेसिक पर्पस ये है कि मैंने स्टेंट और बलून एंजियोप्लास्टी के बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंस को समझाने की कोशिश की। स्टेंटिंग क्यों ज़रूरी है और क्या स्टेंट एक्चुअल में बॉडी को नुकसान करता है ये समझाने की कोशिश की है। आई होप मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपके को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे प्रयास से। मेरे चैनल का बेसिक पर्पस ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े और आपको डॉक्टर्स की और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पीछे नहीं भागना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से ही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का डेटा आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, ताकि आप इसको समझ सकें, अपनी पेशेंट की लाइफ को बेटर बना सकें और अपने बीमारी को समझ के उसके लिए बेटर डिसीजन ले सकें, बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो वीडियोस के लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ फ्यूचर्स में कुछ और टॉपिक्स को हमें चैनल पर कवर करना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और उम्मीद करूंगा कि मेरे टॉपिक का पर्पस सर्व हुआ होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें फर्दर काम करने के लिए या नए वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है।